स्वागत है साथियों एक बार फिर मेरे YouTube चैनल डॉक्टर हरीश कसाना हिंदी क्लासेस में। आज हम बात करेंगे अशुद्ध उच्चारण के कारण तथा उच्चारण संशोधन के उपाय पर। विषय का आरंभ करने से पूर्व यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें तथा रेगुलर अपडेट के लिए बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें। यदि आपको ये वीडियो में बताए गए सुझाव अच्छे लगते हैं तो कृपया चैनल को लाइक अवश्य करें। तो आरंभ करते हैं। अशुद्ध उच्चारण के कारण। अशुद्ध उच्चारण के कई कारण हो सकते हैं, जैसे व्यक्तिगत कारण, मनोवैज्ञानिक कारण, भौगोलिक कारण, शिक्षा पद्धति में परिवर्तन, अध्यापकों की स्थिति आदि। इनकी बात करते हैं। व्यक्तिगत कारण। अशुद्धोच्चारण के कई व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं, जैसे अज्ञानता। अज्ञानता से अर्थ है वर्णों तथा शब्दों की उचित ध्वनियों का ज्ञान न होना, यही अज्ञानता है। दूसरा, शारीरिक दोष। इसमें उच्चारण उपयोगी ध्वनि अवयवों की संरचना में दोष होना। ये अवयव हैं ओष्ठ, दंत, तालु, स्वरतंत्रियाँ, श्वासतंत्रिका, नासिका विवर, कान आदि। यदि बालक की श्रवण शक्तियाँ कमजोर होती हैं तब भी उसे शुद्ध उच्चारण में कठिनाई होती है। याज्ञवल्क्य शिक्षा में ठीक ही लिखा है, प्रकृतिरस्य कल्याणी दंतोष्ठस्य शोभनो प्रगल्भस्य विनीतस्य स वर्णान वक्तर्मुहति। अर्थात जिसकी प्रकृति अच्छी है, जिसके दांत और ओष्ठ अच्छे हैं, वार्तालाप में प्रगल्भ तथा विनीत है, वही वर्णों को ठीक ठीक उच्चारण कर सकता है। श्रवण दोष भी बोलचाल की त्रुटियों के कारण बनते हैं। एक और दोष है त्रुटिपूर्ण अभ्यास करना। प्रारंभ में ही किसी वर्ण के उच्चारण का त्रुटिपूर्ण अभ्यास हो जाने के कारण भी व्यक्ति उस वर्ण विशेष को सदैव अशुद्धोच्चरित करता है। शीघ्र प्रयत्न तथा प्रयत्न लाघव के कारण भी उच्चारण अशुद्ध हो जाते हैं। नंबर 2, मनोवैज्ञानिक कारण। मानव की मन स्थिति भी उच्चारण को प्रभावित करती है। जिस परिवार में भय, आशंका, क्रोध, विद्वेष, कलह तथा अशांति का वातावरण हमेशा बना रहता है, ऐसे परिवारों के बालक प्राय हकलाते अथवा तुतलाते हैं और अपने विचारों की अभिव्यक्ति में हिचकिचाते हैं। नंबर 3, भौगोलिक कारण। भारत अनेक प्रांतों में विभक्त है। प्रत्येक प्रांत की अपनी मातृभाषा तथा बोली है। उसमें वर्णों को उच्चारित करने की जो शैली है वह संस्कृत भाषा सीखने पर भी अपना प्रभाव डालती है। जैसे उत्तर प्रदेश में स के स्थान पर श, राजस्थान में दिया के स्थान पर धा, पंजाब में प्र के स्थान पर अ के स्थान पर न, ध के स्थान पर द आदि का उच्चारण दिया जाता है। ये भौगोलिक कारण हमारी अल्पप्राण ध्वनियों को महाप्राण ध्वनि और महाप्राण ध्वनियों को अल्पप्राण ध्वनि के रूप में उच्चारित करने में उत्तरदायी होते हैं। चौथा कारण, शिक्षा पद्धति में परिवर्तन। इसमें क्या है, आश्रमों व गुरुकुलों में शिक्षण पद्धति पूर्णतः मौखिक थी। तर्क वितर्क, शास्त्रार्थ, वाद विवाद, चर्चा, संवाद आदि का विधान था। इससे छात्रों की मौखिक अभिव्यक्ति सशक्त होती थी। शनह शनह लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति में लेखन कार्य पर ही अधिक बल दिया जाने लगा। अतः छात्रों की मौखिक अभिव्यक्ति में अवरोध आने लगा। स्वतंत्रता उपरांत पुनः शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान इस ओर केंद्रित हुआ है। 5, अध्यापकों की स्थिति। आजकल प्राय यह देखने में आता है कि अध्यापकों का स्वयं का उच्चारण अत्यधिक अशुद्ध होता है और अध्यापकों द्वारा अशुद्ध बोले गए शब्दों का अनुकरण भी छात्रों द्वारा अशुद्ध ही कर लिया जाता है। पाणिनीय शिक्षा में अशुद्धोच्चारण के 10 लक्षण बताए गए हैं। उपांशुदुष्टम त्वरितम निरस्त, मिबलिमपति अंग गदितम प्रगीतम, निपीड़ितम ग्रस्त पदाक्षरंज, वदेन्न दीनम नतु सानुनाश्यम। अर्थात उपांशुदुष्टम वर्णों को ओठों व जीभ में दबाकर बोलना, त्वरितम अतिशीघ्र बोलना, निरस्तम वर्णों को फेंकते हुए बोलना,
विलंबितम रुक रुक कर बोलना, गदगदितम दबे हुए स्वर में बोलना, प्रगीतम गा गा कर बोलना, निष्पीडितम तुतलाकर या हकलाकर बोलना, ग्रस्त पदाक्षरम अक्षर या वर्णों को बीच बीच में ग्रस्त कर बोलना, दीनम दीनता के स्वर में बोलना, सानुनाश्यम प्रत्येक वर्ण को नाक के स्वर में बोलना। ये सब अध्यापकों तथा अध्यापक के छात्रों को विशेष ध्यान में देने योग्य बातें हैं। उपर्युक्त आचार्यों ने स्पष्ट कहा है कि उच्चारण स्थान के ज्ञान का अभाव, आत्मविश्वास की कमी, बलाघात के ज्ञान का अभाव, मनोभाव आदि के कारण शुद्धोच्चारण प्रभावित होते हैं। उच्चारण की दृष्टि से पाणिनि ने पाठकों के 2 प्रकार बताए हैं। अशुद्ध उच्चारण करने वाला अधम पाठक कहलाता है, जिसमें निम्नलिखित दोष होते हैं। गीति शीघ्री सिरह कंपी तथा लिखित पाठकः, अनर्थज्ञो अल्पकंठस्य सड़ेते पाठकाधमा, अर्थात जो पाठक गा गा कर शीघ्रतापूर्वक सिर को हिला हिलाकर लिखकर अर्थ को न जानते हुए तथा धीमे कंठ से वर्णों के उच्चारण करते हैं, वे इन 6 लक्षणों से युक्त अधम पाठक कहलाते हैं। उपर्युक्त दोषों का निराकरण करने में भाषा शिक्षकों के साथ अन्य विषय के शिक्षकों को भी अत्यंत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अध्यापक का अनुकरण छात्र करते हैं। यदि अध्यापक अशुद्ध उच्चारण करेगा तो निश्चित रूप से अशुद्ध का अनुकरण कर छात्र भी और अधिक अशुद्ध उच्चारण ही सीखेगा। अब उच्चारण संशोधन के उपाय। शुद्ध उच्चारण किया जा सके, इसके लिए यह आवश्यक है कि उच्चारण स्थान प्रयत्न आदि का ज्ञान छात्रों को करवाया जाए। वर्णोच्चारण किस प्रकार किए जाए, इसके प्रत्युत्तर में पाणिनि शिक्षा में कहा गया है, व्याध्री यथा हरेत पुत्राना द्रष्टभ्या न च पीड्यते, भीता पतन भेदाभ्याम तदतत्रणो प्रयोज्यते। अर्थात जिस प्रकार बाघिन अपने बच्चों को मुंह में लेकर चलते समय इस बात का ध्यान रखती है कि न तो बच्चों को दांत चुभे और न ही वे मुंह से गिर पड़ें, इसी प्रकार वर्णों का उच्चारण करते समय उनका स्थान आदि ठीक हो और स्पष्ट स्वरित हो, किंतु ऐसा न हो कि अक्षर मुंह के अंदर ही रह जाएं या फिर बाहर गिरे हुए दिखाई पड़ें। अध्यापकों द्वारा छात्रों को गुणी पाठकों की विशेषताओं से परिचित करवाया जाना चाहिए तथा उनका अनुकरण करने के लिए समुचित वातावरण प्रदान किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित तरीके शिक्षक अपना सकते हैं। शारीरिक परीक्षण। उच्चारण दोष दूर करने हेतु उच्चारण अवयवों का परीक्षण करवाया जाना चाहिए। यदि किसी भी प्रकार का कोई शारीरिक विकार छात्र में है तब उचित उपचार की सलाह दी जानी चाहिए। मनोवैज्ञानिक परीक्षण। समय समय पर छात्रों का मनोवैज्ञानिक परीक्षण भी किया जाना चाहिए, जैसे अवधान, बुद्धि, रुचि, अभियोग्यता, अभिवृत्ति, व्यक्तित्व परीक्षण आदि। यदि छात्र में उच्चारण दोष का कारण स्वयं का तनाव है तब उसका निराकरण करना चाहिए। इसके लिए अभिभावकों की सहायता ली जानी चाहिए। घर व विद्यालय दोनों का ही वातावरण सौहार्दपूर्ण होना आवश्यक है। 3. वर्णों के उच्चारण स्थान का ज्ञान। संस्कृत में वर्णमाला का वर्गीकरण भाषा वैज्ञानिक है। इन वर्णों के उच्चारण स्थानों की जानकारी छात्रों को प्रदान कर अभ्यास करवाया जाना चाहिए। इन उच्चारण स्थानों की जानकारी हेतु छात्रों को मात्रा, गति, विराम, बलाघात, स्वरघात आदि उच्चारण तत्वों से परिचित करवाना चाहिए तथा इनका पर्याप्त अभ्यास करवा देना चाहिए। 4. उच्चारण संबंधी अभ्यासों का निर्माण। उच्चारण संबंधी विभिन्न अभ्यास तैयार करवाए जाएं, जिनमें न ध्वनि भेद अभ्यास, स श श ध्वनि भेद अभ्यास, स्वर आगम दोष निवारण अभ्यास, व्यंजन भेद आधारित अभ्यास, जहां पद समस्त अथवा संधि युक्त हों वहां उनका समास विग्रह अथवा संधि विच्छेद किया जाए। उन पदों का अलग अलग अभ्यास हो जाने के पश्चात समस्त पद तथा संधि युक्त शब्दों का उच्चारण अभ्यास करवाना चाहिए। नंबर 5. शिक्षण पद्धति में परिवर्तन किया जाए। लेखन के साथ साथ मौखिक कार्यों पर विशेष बल दिया जाए। प्रत्येक शनिवार को विद्यालयों में बाल सभा का आयोजन किया जाए, जिसमें विभिन्न साहित्यिक प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएं। विजयी छात्रों को पुरस्कृत किया जाए। इससे छात्रों में एक नव उमंग रहती है तथा उनमें आत्मविश्वास उत्पन्न होता है।
साथ ही उनकी मौखिक अभिव्यक्ति सशक्त होती है और उनमें आत्मविश्वास जागृत होता है। नंबर 6, वाक् पाठ्यक्रम। प्रत्येक विषय के पाठ्यक्रम के साथ उसका कुछ कार्य मौखिक रूप से करवाने के लिए निर्धारित किया जाए। यह भाषा शिक्षण के लिए तो अत्यंत आवश्यक है ही, अन्य विषयों को कंठस्थ करने की दृष्टि से भी यह अत्यंत उपयोगी है। नंबर 7, भाषा प्रयोगशाला। विद्यालयों महाविद्यालयों में भाषा प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएं, जिनमें उच्चारण अभ्यास हेतु कैसेट्स तैयार करवाए जाएं। व उन कैसेट्स के आधार पर शुद्धोच्चारण का अभ्यास छात्रों को करवाया जाए। नवीन शोध कार्यों द्वारा उच्चारण दोषों के कारण जानकर उनका निवारण करने का प्रयत्न किया जाए। इसके लिए क्षेत्र की बोलियों का सर्वेक्षण करवाया जा सकता है, जिसमें क्षेत्रीय बोलियों की शब्दावली, वाक्य संरचना, ध्वनियों का वर्गीकरण करवाया जा सकता है। तदनुसार अभ्यास सामग्री का निर्माण करवाया जाए। टेप रिकॉर्डर, वीडियो टेप, ध्वनि विस्तारक के कार्यों के मूल सिद्धांत, इन यंत्रों के सामान्य प्रयोग की विधि, सर्वदृश्य केंद्र में इन यंत्रों के प्रयोग आदि का प्रशिक्षण दिया जाए। अध्यापक का स्वयं का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। यदि अध्यापक का उच्चारण अशुद्ध होगा तब छात्र भी वैसा ही अनुकरण करेंगे। एतदर्थ अध्यापकों को हेतु सेवाकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। मानो वातावरण में सुधार। केवल भाषा अध्यापक पर ही उच्चारण ठीक करने का उत्तरदायित्व नहीं है। इस कार्य में सभी विषयों के अध्यापकों, अभिभावकों व पास पड़ोस के लोगों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। अतः संपूर्ण वातावरण में शुद्ध उच्चारण के प्रति जागृति लानी होगी। नंबर 10, उच्चारण शिक्षण पर स्वतंत्र पाठ तैयार किए जाएं। उच्चारण संबंधी अशुद्धियों का उचित वर्गीकरण करके एक एक वर्ग की अशुद्धियों पर पाठ पढ़ाया जा सकता है। नंबर 11, उच्चारण की त्रुटियों के निराकरण हेतु विशेष शिक्षण व्यवस्था। सामान्य कक्षाओं के अतिरिक्त विशिष्ट कक्षाओं का प्रबंधन करके भी उच्चारण की त्रुटियों को दूर किया जा सकता है। जब कुछ छात्र सामान्य कक्षाओं में बार बार बताने के बाद भी अशुद्ध उच्चारण करते हैं, तब यह निश्चित समझना चाहिए कि उन्हें विशिष्ट शिक्षण की आवश्यकता है। इसके लिए निम्नलिखित सोपानों को अपनाया जा सकता है, जैसे अशुद्ध उच्चारण वाले शब्दों का संकलन एवं वर्गीकरण करना, अशुद्धियों के कारण समझने का प्रयास करना, अशुद्धियों के संशोधन के लिए उचित अभ्यास मालाएं बनाई जाएं और कक्षा में उनका अभ्यास करवाया जाए। नेक्स्ट नंबर 12, उच्चारण संबंधित परीक्षाओं की व्यवस्था। प्रत्येक विद्यालय में लिखित परीक्षा के साथ साथ मौखिक परीक्षाओं पर अवश्य बल देना चाहिए। आजकल बढ़ती हुई जनसंख्या तथा पढ़ाई के प्रति जागरूकता के कारण कक्षाओं का आकार बढ़ गया है, जिसके कारण संशोधन कार्य भली भांति नहीं हो पाता। इसलिए विशेषतः भाषा अध्यापकों को मासिक परीक्षा के समय उच्चारण संबंधी परीक्षा अवश्य लेनी चाहिए। पढ़े हुए पाठों में से उच्चारण की दृष्टि के कठिन शब्दों को छांट लिया जाए व अंक भी दिए जाएं। इससे छात्रों को अपनी अशुद्धियों का पता लग जाएगा व अध्यापक भी अनुमान लगा सकेगा कि उच्चारण की दृष्टि से कठिन ध्वनियाँ कौन सी हैं, ताकि उनका चिकित्सात्मक शिक्षण किया जा सके। इसके लिए परीक्षा प्रणाली में सुधार अपने आप हो जाएगा। 13, उच्चारण संबंधी ध्यातव्य बिंदु। शुद्धोच्चारण हेतु उच्चारण से संबंधित निम्नलिखित तत्वों की जानकारी छात्रों को दी जानी चाहिए। नंबर 1, अक्षर या वर्णोत्पत्ति के निर्धारित स्थान। वर्ण या ध्वनि की उत्पत्ति के मानव शरीर में निर्धारित स्थान है। उन स्थानों से ही वह ध्वनि विशेष उत्पन्न होती है। ध्वनि उत्पत्ति की विस्तृत प्रक्रिया जाननी आवश्यक है। नंबर 2, मात्रा। स्वरों के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। इन मात्राओं को 3 भागों में विभक्त किया गया है: ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ह्रस्व एक मात्रिक, दीर्घ द्विमात्रिक और प्लुत त्रिमात्रिक होते हैं। कभी बोलने की शैली, लय एवं गति के आधार पर ह्रस्व स्वर भी द्विमात्रिक तथा त्रिमात्रिक की तरह उच्चारित किए जाते हैं। जैसे भो राम, अत्र आगच्छ। इस वाक्य में राम के माँ
में अद्विमात्रिक है अर्थात दीर्घवत बोला जाता है। 3 बलाघात, हम शब्द के जिस अक्षर पर अधिक बल देकर उच्चारण करना चाहते हैं वह बलाघात से युक्त होता है। इस प्रक्रिया में छाती पर जोर पड़ता है तथा श्वास की क्रिया भी तीव्र हो जाती है। इस प्रकार साधारणतया ऊंची ध्वनि का आभास होता है। नंबर 4 विराम चिन्हों का प्रयोग। लंबे व दीर्घ सामासिक क्लिष्ट वाक्यों को समझने के लिए विभिन्न सोपानों पर रुककर पढ़ने की आवश्यकता होती है। इससे वह अधिक बोधगम्य तथा स्पष्ट हो जाते हैं तथा छात्रों को उच्चारण अभ्यास में सहायता प्रदान करते हैं। नंबर 5 गति एवं शक्ति। शब्दों के उच्चारण में वक्ता की गति का विशेष महत्व है। कुछ लोग इतनी शीघ्रता से बोलते हैं कि श्रोता को उनके शब्द ठीक ढंग से सुनाई ही नहीं देते। फलतः वे उसे समझने में असमर्थ रहते हैं। इसके ठीक विपरीत कुछ लोग अपनी बात बहुत ही रुक रुक कर कहते हैं, जिससे श्रोता को पूर्व में कही गई बात तथा बाद में कही गई बात को जोड़ने व समझने में कठिनाई होती है तथा मनोवैज्ञानिक रूप से भी ऐसी अभिव्यक्ति अनुचित है। अतः उच्चारण की गति मध्यम होनी चाहिए। इसका ज्ञान शिक्षक तथा छात्रों दोनों को ही होना नितांत आवश्यक है। इस प्रकार हमने देखा कि अशुद्ध उच्चारण के कारण क्या होते हैं तथा उनको किस प्रकार हम दूर कर सकते हैं, जिससे कि जो छात्र है, क्योंकि वह अपनी नींव तैयार कर रहा है, तब वह उच्चारण के स्तर पर सशक्त बन सके तथा वह अपने भविष्य को भाषा की दृष्टि से संस्कारित कर सके। धन्यवाद।